हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट की थी DSSB TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हम केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं और हमने कुछ प्रैक्टिस सेट भी कवर कर लिए हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ DSSB PYQ भी कवर किए हैं, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी हमारी एक यूनिट है इसकी, ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें एक दो टॉपिक रह गए हैं, जिसमें एक टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, एवरेज एटॉमिक मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, तो वो रह गया था। आज हम उसी को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हम कवर करेंगे आज व्हाट इज एटॉमिक मास। तो देखो, एटॉमिक मास सीधा सा होता है मास ऑफ वन एटम। एक एटम के मास को ही हम कहते हैं मास ऑफ वन एटम। ठीक है, मास ऑफ वन एटम, उसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो एटम होता है ये बहुत ही छोटा होता है, बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, तो हमारे पास इसका मास मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट उस टाइम पे थे नहीं। तो क्या हुआ, इसके लिए एक रेफरेंस एटम लिया गया। तो पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है कि एटम्स का मास मेजर करने के लिए जो रेफरेंस एटम लिया गया था वो क्या था। तो जो रेफरेंस एटम लिया गया था वो क्या लिया गया था? कार्बन 12। ठीक है, और कार्बन 12 मतलब कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें से एक आइसोटोप का जो मास नंबर है वो 14 होता है और एक आइसोटोप का मास नंबर 12 होता है। यहाँ पर जिसको कंसीडर किया गया था वो कार्बन का वो आइसोटोप था जिसका मास नंबर कितना था? 12। तो यहाँ पर C12 यानी कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस एटम लिया गया था। एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। अब इसी से कंपेयर करके सारे एटम्स का मास निकाला गया था। ठीक है, देखो आपको एक मैं छोटा सा आइडिया दे देती हूँ किस तरह से निकाला गया होगा। ये जो कार्बन 12 है ना, इसके कर लिए 12 पार्ट। कितने कर लिए? 12 पार्ट। ठीक है, अब क्या किया इसके, यानी अगर मैं फिर निकालूं तो इसका एक 12 पार्ट कितना होगा? 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, इसको लिया गया एज अ रेफरेंस। क्या हुआ अब यहाँ पर? ठीक है, मान लो कितना भी, अगर मान लो ये वाला जो रेफरेंस एटम है इसका मास 60 है, 60 होता नहीं है, मान के चलो 60 है, तो इसका 1/12 कितना हो गया? 5। तो यहाँ पर 5 ग्राम को क्या लिया गया था? एज अ रेफरेंस लिया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो आपको सोडियम का ही वेट करना है, तो एक तरफ हमने, मान लो ये हमारी क्या है? तराजू। यहाँ पर हमने एक तरफ क्या लिखा? सोडियम, और दूसरी तरफ हमने क्या लिया? कार्बन 12 का कितना पार्ट? 1/12 पार्ट, यानी 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम हमने इधर ले लिया। कार्बन 12 एटम के मास का 12th पार्ट हमने इस साइड पे रख लिया, और इस साइड पे हम क्या रखते हुए चले गए? इस साइड पे हमने क्या रखा? सोडियम रखा। अब जब हमने इस साइड पे सोडियम रखा तो हमें ऐसे कितने पार्ट यहाँ पर रखने पड़े? वही सोडियम का मास था, सपोज यहाँ पर मुझे रखने पड़े 23 पार्ट। तो मैं क्या कह दूंगी कि जो मास ऑफ सोडियम है वो कितना आएगा? वो आएगा, कितने पार्ट रखे मैंने? 23। किसके भाई? 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, ये रखे ऐसे। तो ये हो गया हमारा किसका? सोडियम का मास। ऐसे ही मान लो अगर मुझे निकालना होता मास ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो सपोज मुझे ऑक्सीजन के रखने पड़ी यहाँ पर 16 पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा? 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर मुझे निकालना होता मास ऑफ नाइट्रोजन, तो मास ऑफ नाइट्रोजन में मुझे जितने यहाँ पर ये वाला पार्ट रखना होता भाई, हमारा क्या हो जाता भाई? मास ऑफ नाइट्रोजन। अब मास ऑफ नाइट्रोजन में सपोज मुझे रखने पड़े 14 पार्ट, तो क्या हो गया? 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। अब क्या हुआ, जब हमने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें ये जो मास ऑफ C12 एटम इंटू 1/12 बहुत बार आ रहा था, तो इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर एक टर्म यूज की गई जिसे कहा गया AMU। तो इसे बाद में क्या कहा गया? AMU, यानी 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। और AMU का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब ये भी याद रखना है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट होती है 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, जो हमें ये बताती है कि जो हमारा एटम है वो कार्बन से कितना हैवी है ना, इस वाले पार्ट से कितना हैवी है, यही तो बता रही है। अब इसको रिप्लेस करके हमने क्या लिख दिया था? AMU। इसका मतलब जो हमारा सोडियम है उसका मास कितना आएगा? 23 AMU, राइट। ऐसे ही जो ऑक्सीजन है उस यहाँ पर क्या रखेंगे उसकी जगह AMU, तो उसका मास कितना आएगा? 16 AMU। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन का रखेंगे तो नाइट्रोजन का कितना आएगा भाई? 14 AMU। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा।
अच्छा, कोई बात नहीं, अगर कन्फ्यूजन हो गया है तो देखो फिर से एक बार बताती हूँ आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास, उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस एटम लिया गया, और वो रेफरेंस एटम कौन सा लिया गया था भाई, कार्बन 12 लिया गया था, राइट। एक चीज तो आपको ये याद रख के चलनी है। उसके अलावा देखो आपको क्या याद रख के चलना है, यहाँ पर याद रहेगा इतना। चलो अब देखो, ये मैंने बता दिया आपको क्या याद रखना है। एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम। कौन सा रेफरेंस एटम लिया गया था, C12, और हर एक एटम को कंपेयर किया गया था 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम से, राइट। अब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। इस हिसाब से अगर मैं मास ऑफ सोडियम एटम निकालूं, यानी मास ऑफ वन सोडियम एटम, तो मास ऑफ वन सोडियम एटम कितना आने वाला है, 23 AMU आने वाला है। यानी वो कार्बन 12 के 12 पार्ट से कितना हैवी है, 23 टाइम्स हैवी है। ठीक है, तो उसका मास कितना आएगा, 23 AMU। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन का निकालेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इस वाले पार्ट से कितना हैवी है, यानी 16th टाइम हैवी है, तो इसका मास आएगा 16 AMU। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन का निकालेंगे तो नाइट्रोजन का आएगा मास ऑफ नाइट्रोजन, अगर निकालेंगे तो मास ऑफ नाइट्रोजन आएगा भाई 14 AMU। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है रेफरेंस एटम C12 लिया गया था, और वन एटॉमिक मास 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम होता है। बाद में जब मास स्पेक्ट्रोमीटर की डिस्कवरी हुई तब ये निकाला गया मास ऑफ C12 एटम कितना होता है। तो जब वहाँ एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला मास स्पेक्ट्रोमीटर से कि जो मास ऑफ C12 एटम होता है वो भी आपको याद रखना है। तो मास ऑफ वन C12 एटम, एक कार्बन एटम के मास कितना होता है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ये होता है। क्लियर, ये होता है। अब अगर मैं AMU निकालूं तो AMU क्या था हमारा, 1 AMU निकाल लेते हैं। तो 1 AMU क्या था, 1/12 इंटू मास ऑफ वन C12 एटम, जो कितना है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। यानी मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और ये आपको याद रखना है। यानी एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये याद रखना। रेफरेंस एटम C12 लिया गया था, 1 AMU 1/12 इंटू मास ऑफ वन C12 एटम होता है, और 1 AMU की वैल्यू कितनी आती है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आती है, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखनी है वो है, देखो एक होता है हमारे पास Na होता है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। यानी एवोगैड्रो नंबर जहाँ भी आए वहाँ आप इतना याद रख लेना। और कहीं भी अगर बात हो 1 मोल की, 1 मोल, तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, कितने, 1 मोल में Na पार्टिकल्स होते हैं। Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। अभी मैंने बताया जो 1 AMU है उसकी वैल्यू कितनी आई, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, राइट। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/Na की, ये होता है 1/Na के इक्वल, राइट। यानी अगर मैं 1/Na को सॉल्व कर लूँ तो मुझे यही वाली वैल्यू मिलेगी। तो ये भी आपको याद रख के चलना है कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1/Na के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर मैं ये निकालूँ, जैसे अभी हमने लिखा था मास ऑफ वन सोडियम एटम, तो अगर मैं सोडियम एटम का मास निकालूँ तो हाँ मैंने क्या लिखा था, 23 AMU। तो अगर मैं AMU की जगह ये पुट कर दूं, यानी क्या आएगा 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे ग्राम में एक एटम सोडियम का मास मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो एटॉमिक मास यूनिट है उसके लिए AMU लगाते हैं, खाली U भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 23U। तो आपको यहाँ पर एक तो ये याद रखना है कि एटॉमिक मास के लिए जो रेफरेंस एटम है वो क्या लिया गया था, कार्बन 12। एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। और 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसके अलावा आप एक कार्बन एटम का मास भी याद रख सकते हैं जो है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसके अलावा
Na आपको याद रखना एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, और जो हमारा 1 AMU है जो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल आया है वो 1/Na की भी इक्वल होता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आता है मोलर मास। देखो मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। क्या होता है ये? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल में होते हैं Na एटम्स, ये बताया था ना। 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर यानी Na। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल लिख लो, या फिर हम लिख सकते हैं मास ऑफ Na एटम्स। ये क्या होता है? मोलर मास, राइट। अब जैसे मान लो मुझे निकालना है मास ऑफ सोडियम एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कितना होगा? ठीक है, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो मुझे अभी हमने लास्टली ही किया है मास ऑफ 1 सोडियम एटम, तो मास ऑफ 1 सोडियम एटम तो हमें पता ही है क्या होता है, मास ऑफ 1 सोडियम एटम। एक सोडियम एटम का मास हमें पता है, अभी हमने कितना किया था लास्ट में, 23 AMU था। ठीक है, अब मुझे निकाला है मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na एटम्स। 1 मोल ये एक एटम का है, सिर्फ एक एटम का, और ये है 1 मोल का, और 1 मोल में मुझे पता है कितने होते हैं Na एटम, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na एटम यानी सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम मुझे निकालना है। ठीक है, Na एटम्स का मास निकालना है। 1 मोल में याद रखना कितने एटम्स होते हैं Na, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास निकालना है, इनका निकालना है। तो मुझे एक का तो पता है ना कितना है, 23 AMU। तो अगर मुझे Na एटम्स का निकालना है तो मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट। ये मैंने कर दिया, Na की वैल्यू ये है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो मुझे 1 मोल ऑफ एटम्स का मास मिल जाएगा। पर मुझे अभी भी पता है 23 AMU। AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1/Na। अभी लास्ट में ही करवाइए, कितनी होती है? 1/Na ग्राम इंटू Na यहाँ पर है, ये वाली वैल्यू तो AMU क्या, अभी पीछे ही तो करवाइए। देखो यहाँ पर ये बताया था आपको, ये याद रखने के लिए कहा है, ये आपको याद रखना है कि 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम इक्वल टू 1/Na ग्राम के इक्वल होता है, राइट। चलो मैंने यहाँ पर 1/Na पुट किया, इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो Na से Na कट आउट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 23 ग्राम। इसका मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कितना होता है भाई? 23 ग्राम। क्या डिफरेंस आया? देखो अगर मैं समराइज करवाऊँ एक बार, कन्फ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा ध्यान से देखो। 2 तरीके का मास होता है, एक होता है एटॉमिक मास और एक होता है मोलर मास। कंफ्यूज नहीं होना है, एटॉमिक मास और मोलर मास। तो अगर समराइज करवाऊं तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, एटॉमिक मास और मोलर मास क्या होता है। एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। एक एटम के मास को ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। जबकि मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। एटॉमिक मास होता है 1 एटम का मास, और ये होता है 1 मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। अब आपको ये भी याद रखना है, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? Na, यानी ये होगा मास ऑफ Na एटम्स। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? तो Na की वैल्यू भी आपको याद रखनी है, जो कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो बस इतना याद रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ ऑक्सीजन या फिर हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, तो अगर मैं निकालूँ मास ऑफ मैग्नीशियम, मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम, एटॉमिक मास अगर मैं निकालूँ तो ये आएगा 24 ग्राम, 24 AMU आएगा। ठीक है, एक एटम का मास आएगा 24 AMU। बट अगर मैं मोलर मास निकालूँ तो मोलर मास आएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ Mg, 1 मोल ऑफ Mg एटम्स, यानी Na एटम हो गए उसके अंदर, तो वो आएगा 24 ग्राम। बस इतना याद रखना है, दोनों की वैल्यू सेम आती है, इसकी भी और इसकी भी। बस अगर एटॉमिक मास है तो AMU में निकालना है, और मोलर मास है तो किस में निकालना है? 24 ग्राम लिखना है पीछे, क्योंकि मैंने अभी अभी बता दिया 1 मोल होता है, 1 मोल है तो जो यही वाला नंबर है 24 AMU, इसी को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? Na से। अब यहाँ पर अगर मैं AMU की वैल्यू पुट करूँगी तो 24 इंटू 1/Na इंटू Na, ये कट आउट हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा? 24 ग्राम आंसर मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ आपको याद करके चलनी है। एटॉमिक मास और मोलर मास सेम ही है। अगर सोडियम का एटॉमिक मास 23 है तो मोलर मास भी 23 है, बट यहाँ पर याद रखना कौन सी यूनिट लगेगी? ग्राम, और यहाँ पर कौन सी यूनिट लगेगी? AMU या फिर सिर्फ U, क्योंकि जो हमारा AMU है वो उसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है, कितनी होती है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, या फिर कितनी होती है? 1/Na। ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। चलो
आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और आपको कुछ मास याद रखना है, जैसे नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सोडियम का 23 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है। तो ऐसे कुछ मास आपको याद रख के चलने हैं। ये तो बात हुई एटम की। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल की, जैसे H2O, तो H2O हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के भी दो तरीके के मास होते हैं, या तो मॉलिक्यूलर मास, और एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है मोलर मास, ठीक है। एक होता है मॉलिक्यूलर मास और एक क्या होता है हमारा मोलर मास, ठीक है। अब इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने एटॉमिक मास के केस में किया था। देखो, मॉलिक्यूलर मास का मीनिंग क्या होगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। बट अगर मैं यही बात करूं मोलर मास की, तो मोलर मास होगा मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मोलर मास क्या होगा, मोलर मास होगा मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, ठीक है। अब बस इसी को निकालना है। यानी देखो, अगर मेरे पास है H2O, है ना, H2O की बात करें, तो H2O के एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लो। कैसे निकालेंगे, H2 में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, यानी कितना आ गया 18। तो हाइड्रोजन H2O का कितना होता है 18, इसका मतलब ये आ गया 18। और जैसे वहाँ पर हमने एटॉमिक मास के लिए यूनिट लगाई थी AMU, वैसे ही यहाँ पर भी लगाएंगे। बस यहाँ पर आपको लिखना है U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, एक का मास, है ना। तो मैंने बताया था 1 मोल है, 1 मोल के लिए भी सेम ही आएगा, यही बताया था ना, जितना मॉलिक्यूलर मास होता है या एटॉमिक मास होता है इतना ही मोल का भी होता है। बस उसमें जो यूनिट लगेगी वो क्या लगेगी, ग्राम, 18 ग्राम। बस आपको इतना याद रखना है कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, Na, तो ये Na एटम्स का मास है। ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है, क्लियर। और मोलर मास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे हम मोल कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके लिए मोलर मास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ आपको मास डायरेक्टली याद रखने हैं, जैसे एक तो आप H2O का याद रखना, न्यूमेरिकल में इजी होगा आपको करने में। H2O का 18 होता है, ऐसे ही अगर H2SO4 का निकालेंगे तो वो आएगा आपका 98 मोलर मास। अगर बताऊं तो सबके पीछे ग्राम यूनिट लगा लेंगे। ऐसे ही अगर NaOH का निकालेंगे तो होगा 40। अगर हम निकालेंगे भाई HNO3 का तो वो आएगा 63। ऐसे याद रखो ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, उसका मास आता है 180। ऐसे ही आपको याद रखना है C12H22O11 जो सुक्रोज का फार्मूला होता है, और इसका मास कितना आता है 342, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रख के चलनी है। नेक्स्ट एक और होता है एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो, जो एवरेज एटॉमिक मास है वो सबसे पहले आइसोटोप्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है, और आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स का मास कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास। यहाँ पे लिखा भी देखो, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर अलग होगा बट एटॉमिक नंबर सेम होगा। Atomic mass of such an element is the average of the atomic masses of the naturally occurring isotopes of the element taking into account their relative abundance। देखो इसका मतलब क्या है, इसके लिए मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। सपोज हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन पता है एक होता है 35 और एक होता है 37, ठीक है। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है 17। यहाँ पर एक बार मास हो गया 35 और एक बार मास कितना हो गया 37। अब इसको मैं मान के चल रही हूँ M1, यानी इसका फर्स्ट आइसोटोप का मास कितना है 35। इसको मैंने लेट कर लिया M2 जो कितना होता है 37, क्लियर। अब इसका हमें नेचुरल अबेंडेंस दिया होगा, यानी ये हमें नेचर में कितना परसेंट मिलता है। तो सपोज इसका जो परसेंट मुझे दिया है वो है 75%, तो इसका परसेंट कितना है 75%, उसे मैंने कंसीडर कर लिया A%। ऐसे ही इसका जो रिलेटिव अबेंडेंस है उसे मैं कंसीडर कर लेती हूँ B%, और सपोज वो मुझे दिया है 25%। नहीं भी दिया तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल परसेंट 100 होता है, तो अगर एक का 75 है तो नेक्स्ट का क्या होगा 25। तो अगर मुझे अब एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है MAB, यानी एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू M1 × A% प्लस M2 × B% डिवाइडेड बाय A + B%, यानी 100%, राइट। ये आपको याद रख के चलना है, क्लियर।
यानी यहाँ से परसेंट भी हटा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 100। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है। अब अगर इस हिसाब से मैं ये वाला निकालती क्लोरीन का, तो कैसे पुट करते भाई, M1 की जगह क्या पुट कर लेते हैं यहाँ पर 35, और ये कितना हो जाता है 75, यानी कुछ ऐसे हो जाता है 35 इंटू 75 प्लस ये कितना है 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। तो जो भी आता है वो क्या आ जाता है, एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। तो अगर हमें आइसोटोप दिए हुए हैं तो हम इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। क्लियर। अब ये थी बात हमारी एटॉमिक मास की, मोलर मास की, ये समझ आया होगा। मोलर मास ज़्यादा याद रखना, मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, जिसके लिए यूनिट लगाते हैं हम ग्राम, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। देखो मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है, बट इतने डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में समझनी है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ये मैंने पहले भी बता दिया, अगर कहीं पर भी वर्ड आता है 1 मोल, इसका मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को हम Na कहते हैं। Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर। ये नंबर एवोगैड्रो ने दिया था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, राइट। यानी अगर हमें 1 मोल बोला जाए तो 1 मोल में आपको हमेशा याद रखना है कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट। ऐसे अगर मुझसे मैग्नीशियम में पूछा जाए और 1 मोल कहा जाए तो भी उसमें कितने होंगे, Na एटम्स। बट अगर मुझे 2 मोल कहा गया है, फिर 2 मोल ऑफ Na, तो ये मुझे पता है 1 मोल में कितने हैं भाई, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर मुझे 2 मोल में कहा जाएगा तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा ये 12.044 इंटू 10⁻23, राइट। अच्छा, अब एक बार मॉलिक्यूल्स के लिए देखो। सपोज मुझे दिया गया है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन एटम कहा गया, मान लो अगर मुझे कहा गया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तब तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन एटम। और कितने एटम्स होंगे उसके अंदर, Na एटम्स। Na की वैल्यू पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23। बट अगर मुझे कहा गया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस तो O2 होती है, और O2 क्या है, मॉलिक्यूल। तो इसमें 1 मोल में एटम्स नहीं होंगे, क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया ये पार्टिकल्स होते हैं। यानी किसी के अंदर कोई अगर एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इतने एटम्स होंगे, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इतने आयंस होंगे, और मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जो O2 है ऑक्सीजन गैस, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, इसका मतलब उसके अंदर Na मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स। Na की वैल्यू पता है, यानी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। अब मान लो अगर मुझसे कहा है इसके अंदर एटम ही बताने, तो आप ये चेक कर लो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2। अब अगर इसकी एटॉमिसिटी 2 है तो इसके अंदर हो जाएंगे 2 Na मॉलिक्यूल्स, 2 Na एटम्स। तो जो भी उसकी एटॉमिसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो नंबर है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके अंदर एटम्स आ जाएंगे, राइट। अगर ऐसे ही मुझे ओजोन गैस का पूछा जाता O3, तो उसमें मॉलिक्यूल्स तो Na ही होते, बट अगर एटम्स पूछे जाते तो एटॉमिसिटी कितनी है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटम्स पता चल जाएंगे। क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज़ मास, मोलर मास। अगर किसी एटम के या किसी एलिमेंट के 1 मोल में मास पूछा जाता है तो उसके 1 मोल में कितना मास होगा, मोलर मास के इक्वल। ये मैंने पहले भी बताया था। मोलर मास का मीनिंग ये होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ 1 मोल। तो किसी के 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल एटम्स का जो मास होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर मास। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ H2O में कितना मास होगा, तो 1 मोल ऑफ H2O में कितना मास होगा भाई, H2O कितना होता है 18 ना, तो 1 मोल ऑफ H2O में कितना मास होगा 18 ग्राम। अगर 2 मोल में पूछा जाता तो फिर अगर इसका हो जाता 2 मोल ऑफ H2O, तो 2 मोल ऑफ H2O में कितना मास होगा, 1 में कितना है 18, तो 2 मोल में कितना होगा 2 इंटू 18 यानी कितना आ जाएगा 36। क्लियर इतना। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कितना मास होगा, मोलर मास। पूरा पीछा भी करवाया है, मोलर मास बोलते ही है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स को। ऐसे ही एक और चीज़ याद रखनी है आपको, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस एक इक्वेशन को फॉलो करती है जो होती है PV = nRT। देखो गैसेस का भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे क्योंकि गैसेस बेस्ड भी न्यूमेरिकल आ रखे हैं। कोई भी अगर आइडियल गैस है
तो उसमें जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर 1 मोल में। 1 मोल ऑफ एनी गैस, आइडियल गैस अगर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको न्यूमेरिकल में लिखा हुआ आएगा एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन को फिक्स कर दे तो जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा 22.4 लीटर। कहीं कहीं बुक्स में 22.7 लीटर भी है, बट आप फिलहाल न्यूमेरिकल्स के लिए 22.4 लीटर लेकर ही करना, ठीक है। इसमें ये टेम्परेचर फिक्स है जो कितना होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 atm। अब मान लो अगर मुझे दिया है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितना वॉल्यूम होगा भाई 22.4 लीटर अगर एसटीपी दिया है तो। बट अगर मुझे बोला है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, गैस की बात हो रही है यहाँ पर, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो उसमें कितना वॉल्यूम होगा, उसके लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यह जगह 2 इंटू 22.4, तो ये कितना जगह 44.8 लीटर, राइट। चलो, आई होप इतना समझ आया होगा। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट पे जो फॉर्मूले हैं उसके लिए आप ये फॉर्मूलेज याद रखना, बस इतने से कि आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल मोल कॉन्सेप्ट के लिए दिया गया है तो उसका याद रखना आप नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करेंगे, यानी आप नंबर ऑफ मोल्स का ही फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अगर आपको कोई और चीज़ निकाली गई है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो निकल जाएगी। आपको फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का ही लगाना है, तो एक तो फार्मूला आपको Na से लगाना है ना। तो वो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर बताया था कितना होता है Na, और वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। सपोज आपको ऐसे दिया गया है कि 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं ऑक्सीजन के। अब आपको इसमें ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स। तो ये गिवन है, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी दिया जाता है वो गिवन होगा। एवोगैड्रो की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो कट आउट हो जाएगा और ये 2 पे कट आउट हो जाएगा, यानी इसके अंदर कितने मोल्स आ जाएंगे 2 मोल्स आ जाएंगे। क्लियर। अब अगर मोल दिया गया है और हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी मुझे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है अगर मास से पूछा गया है, अब मुझे पूछा गया है कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स होंगे, 4 ग्राम ऑफ हीलियम में। तो जो भी दिया जाता है ना वो आपको गिवन मास होता है, यानी इस केस में गिवन मास कितना हो गया 4, और हमें हीलियम का मोलर मास पता होना चाहिए जो कितना होता है 4 से 4 कट आउट होगा, यानी इस केस में कितने मोल आएंगे 1 मोल आएंगे, ठीक है। ऐसे हम मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। उसके बाद आता है नंबर ऑफ मोल्स हम वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम एक वॉल्यूम दिया होगा, उस गिवन वॉल्यूम को अगर हम मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, मोलर वॉल्यूम होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस जो होता है 22.4 लीटर, ये याद रखें। यानी आपको ये तो पता है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स है, ये वाली वैल्यू फिक्स है 22.4 लीटर, बस मोलर मास हर एटम के हिसाब से अलग अलग होता है, तो वो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। बस ये 3 ही फॉर्मूला है, इन 3 ही फॉर्मूले पे आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और न्यूमेरिकल आता है तो वो भी मैं कवर करवा दूंगी। देखो इन शॉर्ट ऐसे याद रख सकते हैं आप। आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो आपको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप Na से डिवाइड करेंगे, इधर से इधर जाना है तो मल्टीप्लाई, इधर से इधर जाना है तो डिवाइड। ऐसे ही अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो आप मोलर मास, mm हो गया मोलर मास, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस से वापस नंबर ऑफ मोल्स में जाना है तो आप क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड। तो इस केस में हम कर देंगे मोलर मास से डिवाइड। ऐसे ही अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स से निकालना है वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल से निकालना है वॉल्यूम, तो आप क्या करेंगे 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको वॉल्यूम गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप क्या करेंगे 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसी पे आपके सारे मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर आज जो टॉपिक पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं तो उनको प्रैक्टिस आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ऑप्शन है 11 ग्राम ऑफ CO2,
4 ग्राम ऑफ H2, 5 ग्राम ऑफ NH3 एंड 8 ग्राम ऑफ CO2। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे, तो उसके लिए देखो कैसे निकालेंगे। एटम्स पूछा है तो एटम्स के लिए मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, और ये ही हमें निकालना है, हमें तो पता करना है किसके पास आएंगे सबसे ज्यादा। तो इसको क्या करेंगे हम, Na से डिवाइड। इसका मतलब मुझे तो ये वाली चीज निकालनी है, अगर मुझे ये निकालनी है तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, राइट। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो देखो हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स, हमें मास गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास से, अभी बताया था आपको। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो जो नंबर ऑफ एटम्स है वो मुझे मिलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू Na, राइट। चलो बस यहाँ पर वैल्यूज को पुट करो, नंबर ऑफ एटम्स निकालो, पता चल जाएगा किसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है, और आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, बिना कैलकुलेशन के ही पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले CO2 है, अब अगर इसमें मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालूं तो गिवन मास कितना है इसका 11 डिवाइडेड बाय मोलर मास, CO2 का पता होना चाहिए, कैसे निकालेंगे, कार्बन का कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन है 2, दोनों को ऐड करेंगे 44 आ जाएगा, यानी 11/44 इंटू Na। देखो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि कैलकुलेट करेंगे तो हम मुझे वैल्यू रखनी पड़ेगी Na की, और Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दे रखा है H2, तो H2 का गिवन मास कितना दे रखा है 4, और है क्या ये H2, देखो ये था हमारा ऑप्शन ए ना, ये है ऑप्शन बी 4। H2 का एक का 1 होता है, 2 है तो 1/2, यानी 4/2 इंटू Na से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहीं पे दिख रहा है, देखो इसको कट करूंगी तो 1/4 आएगा, जबकि इसको कट करूंगी तो कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब ये तो वैसे ही ज्यादा हो गया, 2 Na है यहाँ पर, ये तो 1/4 Na, ये वाली वैल्यू वैसे ही कम आने वाली है, तो ये तो होगा नहीं, लार्जेस्ट पूछा है। इसके बाद यहाँ देखो नेक्स्ट है हमारा 5 ग्राम और NH3 है, NH3 का मोलर मास निकालो। NH3 नाइट्रोजन का होता है 14, एक ऑक्सीजन का होता है 1, तो 3 है, यानी ये कितना आएगा 17, तो 5/17 इंटू Na। अब ये वाली वैल्यू कितनी भी आए बट इससे तो कम ही आएगी, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, डी में यहाँ पर है 8, SO2 दे रखा है तो SO2 का मास निकाल लो। सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 यानी 32, ये कितना देगा 64, 8/64 इंटू Na, तो ये भी कितना आएगा 1/8, यानी ये वाली वैल्यू भी बी से तो कम आने वाली है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लार्जेस्ट एटम पूछा था तो कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर, चलो नेक्स्ट हमसे पूछा है 2 मोल्स ऑफ H2 एट STP ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ, तो हमें ये पता है कि जो STP होता है, STP पे 1 मोल ऑफ एनी गैस, यहाँ तो H2 पूछा है, तो 1 मोल ऑफ H2 गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, बताया था आपको, याद रखना है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर। हमसे पूछा कितने का है 2 मोल का, तो 2 मोल के लिए क्या करेंगे, सीधा इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 22.4 यानी कितना आ जाएगा 44.8 लीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट हमसे पूछा है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, निकाल लो यहाँ से। कार्बन का होता है 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 इंटू 6, इस सबको सॉल्व कर लेंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगी 180। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 180.162 ग्राम, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट हमसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। देखो ग्राम मॉलिक्यूल्स तो कहीं हमने पढ़े ही नहीं, बट आपको थोड़ा सा याद रखना है ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम। ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम कुछ नहीं होता, ये मोल ही होता है, ठीक है। यानी ग्राम मॉलिक्यूल की बात की गई है, यानी आपसे नंबर ऑफ मोल्स ही पूछ रहा है, ये तो हमें ये पता है ना, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने बताया, नंबर ऑफ मोल्स का ही मतलब होता है क्या, ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो मोल्स निकाल लो, वही होगा ग्राम मॉलिक्यूल। ये मैंने बताया था आपको क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास,
ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक मोल मॉलिक्यूल्स में कितना वेट है, उसी को कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। तो मोलर मास है ना। अब यहाँ पर जो मुझे गिवन मास दिया है वो कितना दिया है 73.6, राइट। मोलर मास हमें निकालना है C2H5OH का, तो C2H5OH का मोलर मास निकालेंगे तो कार्बन का कितना होता है 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का फिर से 1 होगा, ऐड करके टोटल आएगा 46। तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना, ये कुछ 1.6 अराउंड आएगा। इसका मतलब 73.6 ग्राम में कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई 1.6। ठीक है, हमें यही बताना है, मोल ही ग्राम मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी आंसर कितना आएगा 1.6। नेक्स्ट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन आर प्रेजेंट इन 630 mg ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। देखो, वाटर ऑफ हाइड्रेशन प्रेजेंट बताने हैं 63 mg ऑफ ऑक्सैलिक एसिड में। पहले तो देखो, जो ऑक्सैलिक एसिड होता है वो कुछ होता है COOH डॉट 2H2। अब इसके साथ जो ये डॉट में 2H2 दिए गए हैं, इसी को हम कहते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन हमें ये बताने हैं 63 mg में कितने होंगे, ऐसे वाटर ऑफ हाइड्रेशन कितने होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसके। तो पहले तो आप ये देखो, इसके आगे ये कि पूरा कितना है 1 मोल, तो पहले आप 1 मोल का मास निकाल लो, इसका कितना आएगा यहाँ से निकालो। कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2, ऑक्सीजन है 4, हाइड्रोजन है 2 और फिर इसके साथ 2H2O और है, तो कार्बन का कितना होता है यहाँ पर 12 इंटू 2 प्लस ये ऑक्सीजन का होगा 16 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन का होता है 2 इंटू 1, साथ में यहाँ पर है वाटर, तो 2 इंटू 18 हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व कर लेना, ये कुछ मिलेगा 126। तो 126 ग्राम क्या आ जाएगा इसका मोलर मास, ये क्या आ गया इसका मोलर मास। तो सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मैंने बता रखा है कि क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। निकालो, नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसका जो गिवन मास है वो कितना दे रखा है यहाँ पर 126, सॉरी गिवन मास है ये 630 mg। देखो 630 mg देखा, mg यानी मिलीग्राम, तो अगर इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 63 इंटू 10⁻³ ना, क्योंकि 1 मिलीग्राम में कितने होते हैं 1/1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली रखो यहाँ पर। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आया 126। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये यहाँ पे 20 पे कट आउट हो जाएगा, यानी ये मुझे कुछ मिलेगा ये 10 और ये हो जाएगा यहाँ 2 पे कट, तो कुछ मिलेगा 0.005 मोल ऐसा मिलेगा, क्योंकि ऐसे कट आउट हो जाएगा 2 से 5, तो 5 इंटू 10⁻³ जिसको क्या लिख सकते हैं 0.005 मोल। ठीक है, अब ये जो 0. देखो ये मुझे पता है ये पूरा कितना दे रखा है, यानी 1 मोल ऑफ, अगर मैं ऑक्सैलिक एसिड की बात करूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड में कितने मोल्स ऑफ वाटर हाइड्रेशन है 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ H2O है ना। और अगर मॉलिक्यूल निकालूं तो 2 इंटू Na हो जाएगा, 2 मोल है ना, मुझे मॉलिक्यूल ही बताना हाउ मेनी मॉलिक्यूल, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं Na, तो 2 मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, राइट। चलो अब मुझे पता करना है 0.05 मोल में कितने होंगे, तो 0.005 मोल में कितने होंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.005 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड में कितने नंबर ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो कितना होगा 2 इंटू Na की वैल्यू रख रही हूँ यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 और साथ में हम मुझे कितने में निकालने हैं 0.005 में 0.005 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, राइट। सॉल्व करो इसको बस। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, तो 5 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा ये 10, तो ये तो 10 हो गया और यहाँ कितना बच रहा है मेरे पास 6.022 इंटू ये कितना है 10⁻23 और ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 0.010। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे कितनी पावर मिलेगी यहाँ पर 10⁻21। इसका मतलब आंसर ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो 5 क्वेश्चन बहुत हैं आज के लिए। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो टॉपिक में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो, किसी न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।